मैं डी के पांडे। आज क्या भाई सभी लोग उपस्थित हो गए हैं, अच्छी बात है। प्रयास ये करिए कि आज हम लोगों का चैप्टर तीसरा शुरू होगा, तीसरा पार्ट है। और कोई भी पार्ट चैप्टर जब शुरू होता है तो प्रयास करिए एकदम शुरू से देखिए। शुरू से रहेंगे, किसी का बेस सही होगा, आधार सही होगा, तो आप निश्चित रूप से बड़े आराम से आगे बढ़ जाएंगे और आपको हर चीज़ समझ में आएगी। समझ आ रहा है ना? तो आपका चैप्टर 3 आपका शुरू होगा विद्युत रसायन। ये विद्युत रसायन जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत रसायन देखो, यहाँ दो शब्दों से है ये विद्युत रसायन, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। विद्युत और रसायन, विद्युत का मतलब हो गया ऊर्जा, समझ रहा है, और रसायन का मतलब पदार्थ। अब यहाँ आपको अभी आपने देखा होगा, इसमें तमाम चीज़ें पढ़ेंगे आप। जैसे आप देखते हैं कि करंट आता है घर में, लाइट, आपका ट्रांसफार्मर कहीं और है, मेन दरवाजे से आप तार को खींच ले रहे हैं, तो किसी तार के द्वारा जो धारा घर में प्रवाहित हो रही है, तो तार से आ रही है कि किसके माध्यम से आ रही है वो लाइट, और उनमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, तार आपका कापर है, एल्युमिनियम है, तमाम प्रकार जो तार लगाए जाते हैं, तो उनमें जो धारा प्रवाहित होती है, उनमें धारा प्रवाहित होगी। तो ये आप पढ़ेंगे विद्युत को रासायनिक में परिवर्तित करना, या रासायनिक, अभी आप देखते हैं कि बिजली से तो आप बल्ब जला लेते हैं, बैटरी से भी बल्ब जलाते हैं, बैटरी से भी सब कार्य कर रहे हैं। मोबाइल में आपकी बैटरी होती है, मोबाइल में लाइट भी है आपका, तो वहाँ पर अब बिजली तो प्रवाहित नहीं हो रही है। मोबाइल में आप बत्ती जलाते हैं मोबाइल से, लेकिन वहाँ बिजली आप नहीं प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बिजली उत्पन्न हो रही है। तो विद्युत धारा वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित किया जा रहा है, किस प्रकार प्राप्त किया जा रहा है, इसी को आप इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें आपको सभी आपकी बेसिक चीज़ें जितनी है पहले बता दी जाएगी, ठीक है। अब इसको ध्यान रखिए। अब इसमें क्या है, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री माने यह कि रसायन विज्ञान की शाखा है। देखो, सब केमिस्ट्री की ही शाखाएं हैं। रसायन माने होता है क्या, पदार्थ। पदार्थ तमाम प्रकार के आपके अगल बगल जितने भी दिख रहे हैं सब आपके पदार्थ ही हैं। तो उनको अध्ययन के लिए ये सब शाखाओं में बांट दिया गया। बिना ब्रांचेज के, बिना शाखाओं के आप गहन स्टडी नहीं कर सकते, अध्ययन करना है आपको। तो विद्युत रसायन, अब ये रसायन विज्ञान की शाखा आपकी है। इसके अंतर्गत करना क्या है, क्या अध्ययन करेंगे, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसका किस प्रकार होता है, उसका जो अध्ययन किया जाता है वही कहलाता है ये विद्युत रसायन। देखिए इसकी परिभाषा, रसायन विज्ञान की वह शाखा। अब रसायन विज्ञान की सब आप इनऑर्गेनिक रसायन, ऑर्गेनिक रसायन माने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक, कार्बनिक, ये सभी आपको सभी केमिस्ट्री की शाखाएं हैं, जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का, या एक लाइन में कह दीजिए विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा दोनों का परस्पर रूपांतरण, एक का दूसरे में परिवर्तन किया जाता है। तो एक लाइन में कि जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। यह है
अपने से आप परिभाषा इसको डिफिनेशन लिखते, विद्युत माने रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण, माने वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में किस प्रकार अध्ययन किया जाता है, वही ये कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन। अच्छा, अब ये आपको ध्यान देना है कि जो तार है, कुछ पदार्थ तो तमाम प्रकार के हैं, तमाम प्रकार के आपके पदार्थ हैं जो, लेकिन सभी पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करते। चालक कौन होते हैं? जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, ये पदार्थ जो होते हैं चालक, इसे कहा जाता है कंडक्टर। आपका चालक जो होता है क्या कहलाता है? उसको कंडक्टर। अभी आपका ये है चालक। चालक क्या होता है? वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, चालक कहलाते हैं। चालक माने कंडक्टर। ये अब देखिए, चालक में आप सोचेंगे एक तो चालक होता है जिसे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में होता है ड्राइवर, लेकिन एक कंडक्टर भी होता है। ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है लेकिन कंडक्टर के इशारे पर ही चलाता है। कंडक्टर जहां कहेगा रोक दो रोक देगा, जहां कहेगा चल दो चल देगा, है। तो वो जो मेन चालक होता है वो कंडक्टर ही होता है, जिसे परिचालक कहा जाता है। उसको भी चालक कहा जाता है लेकिन परिचालक कंडक्टर। तो ये कंडक्टर हैं, माने वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं वो चालक कहलाते हैं। अब आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, चालक पदार्थ तो तमाम प्रकार के हैं, सुचालक, कुचालक। कुछ पदार्थों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, वे विद्युत धारा का संचालन करते हैं, उन्हें सुचालक कहा जाता है। जिनमें विद्युत धारा नहीं, सुचालक में जैसे लोहा है आपका, एल्युमिनियम है, तांबा है, सिल्वर है इत्यादि। और कुचालक जिनमें विद्युत धारा का संचालन नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, रबर, शुद्ध जल, बर्फ। समझ आ रहा है? ये सब आपके कुचालक। लेकिन यहाँ पर जो धारा का संचालन करेंगे पदार्थ, वे चालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। इसको आगे चल रहे हैं हम, इसको मिटा के। ये सब आपको बेसिक चीजें अभी जानकारी दी जा रही हैं। बेसिक आप जानकारी रखे रहेंगे तो आपको ये समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा आपका। अब देखिए, चालक दो प्रकार के होते हैं। चालक नंबर एक, धात्विक चालक। और इसको कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर एक एक हम बताते चल रहे हैं। चालक दो प्रकार के हैं, मेटेलिक कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, माने विद्युत अपघटनीय चालक। दूसरा है आपका विद्युत अपघटनीय चालक। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये चालक आपके दो प्रकार के हैं, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब एक एक के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इसका नाम है धात्विक चालक, माने जो धातु विद्युत का संचालन करेगा। धातु जैसे आपका एल्युमिनियम का वायर है, कॉपर का वायर है, उसी से आप विद्युत धारा। लेकिन तार किसको, बिजली को तार धारा कौन प्रवाहित करता है? विद्युत नहीं, ये तार नहीं प्रवाहित करता। तार में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, अच्छा इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वो विद्युत धारा को बाद में वो रासायनिक परिवर्तन कराएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो उनमें किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन भी नहीं होता। समझ आ रहा है ना? माने अब धात्विक चालक हो जाएंगे क्या है आपके? वे पदार्थ जो
बिना रासायनिक परिवर्तन, माने जिनमें कोई भी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं होता, समझ रहा है, केवल वे पदार्थ जो बिना रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। ठीक है, ये समझते हुए आपको देखो बहुत रटने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा समझते हुए चलेंगे, डिफिनीशन आप आसानी से बना करके तैयार कर लेंगे, लिख सकते हैं, याद हो सकता है। एक एक लाइन की डिफिनीशन है आपकी कि जो पदार्थ, माने वे पदार्थ हैं जो बिना रासायनिक, ऐसा नहीं कि कॉपर का आपने वायर देखा होगा, कॉपर वायर को गोल्डन कलर होता है, ऐसा नहीं कि अब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है तो उसका कुछ कलर चेंज हो जाए, उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, मैंने कोई केमिकल चेंज उसमें नहीं होता। और वो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, क्योंकि जो भी कार्य करता है, देखो सबसे ज़्यादा एटम में, आप एटम परमाणु जो बना है 3 मूल कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें सबसे कारगर इलेक्ट्रॉन ही सबसे एक्टिव होता है, सबसे सक्रिय होता है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही हर कार्य ज़्यादातर किया जाता है, समझ रहा ना, और सबसे अच्छी भूमिका इलेक्ट्रॉन की होती है। तो इलेक्ट्रॉन आपको बता दिया गया था, गति 2 प्रकार से, स्पिन भी आपका ये गति करता है, हाँ आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है आपने। तो आपका इलेक्ट्रॉन जो गति करता है उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल चेंज नहीं होता। तो जो पदार्थ, वे पदार्थ हैं जो बिना रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो विद्युत धारा का संचालन करते हैं। इसी के कारण जैसे देखिए, आप देखते हैं कि तमाम लोहे को अगर गर्म किया जाए, और तमाम भोजन बनाने वाले जो हलवाई बड़े बड़े होते हैं, तो आप देखते हैं अपने पौन पीछे लगा लकड़ी का बेंट लगाए रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक सिरा अगर गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉनों की तरफ उष्मा स्थानांतरित होगी, और लोहे को अगर आप एक सिरा गर्म करें तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो वहाँ आप वो लकड़ी का पकड़ने के लिए नहीं, केवल कुचालक लगा देते हैं। लकड़ी उष्मा या विद्युत का कुचालक है, तो वहाँ लगा देते हैं, जिसकी वजह से उष्मा वहाँ नहीं पहुँच पाती। तो ये जैसे में धात्विक चालक, जैसे एग्जाम्पल भी दे देंगे इसमें, एक दो, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर इत्यादि। ये आयरन, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सभी धातुएं जो होते हैं, विद्युत का चालन अपने इलेक्ट्रॉनों के, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें जो होते हैं, उनकी गति के कारण ये विद्युत धारा का संचालन करते हैं। ये ऐसे पदार्थ कहलाते हैं मेटेलिक कंडक्टर, यानी धात्विक चालक। हो गया? अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरा अगला चल रहे हैं आगे। देखिए नंबर 2, नंबर 2 देखिए, दूसरा है आपका विद्युत अपघटनी चालक। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, विद्युत अपघटनी चालक। देखिए विद्युत अपघटनी, अपघटन माने क्या होता है? डिसोसिएशन माने, और डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन माने टूटना। अभी आप कुछ चालक ऐसे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो आपके ठोस अवस्था में, उनमें विद्युत का धारा का संचालन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वे पदार्थ एक दूसरे से, अगर जो पदार्थ हैं, अगर 2 उसमें तत्व हैं तो उनसे मिलकर के बने। जैसे नमक आप ले लीजिए, नमक आपका है सोडियम क्लोराइड,
यानी इसको आप देखते हैं तोड़ते हैं तो अपने आयनों में टूट जाता है। देखिए, ठीक है, ये अपने दोनों आयनों में टूट जाता। अगर आप नमक में, एक डब्बे में नमक ले लीजिए और नमक में डब्बा भरा रहे, उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत का संचालन नहीं होगा। लेकिन वही नमक अगर आप जल में घोल दीजिए तो ये क्या होता है, जल में जाकर के घुलता है तो अपने आयनों में टूट जाता है। इसका क्या अर्थ हो रहा है, अब इसमें जब आयनों में टूट जाएगा तो इसमें विद्युत धारा का संचालन होगा। आप नमक का एक विलयन बना लीजिए, पानी में थोड़ा नमक घोल करके, इसके बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नमक से ही अब रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता था। इससे बनाने विद्युत तैयार करने के लिए आप घर पे अपने प्रयोग कर सकते हैं। एक कांच का ग्लास ले लीजिए, चाहे प्लास्टिक का ग्लास, उसमें नमक के घोल बना करके 6-7-8 ग्लास बना लीजिए और उसमें, इसके बाद अभी आपको आएगा आगे इलेक्ट्रोड, उसके बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रोड आपने देखा होगा जब कहीं ट्रैक्टर में या गाड़ी में कहीं बैटरी होती है, क्योंकि मोबाइल की बैटरी या टॉर्च की बैटरी में आपका एक ही राड समझ में आएगा, तो उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड नहीं समझ आए, लेकिन ऊपर वाला एनोड होता है, नीचे कैथोड, दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं। उसमें किसी बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड जरूर रहेंगे, उसमें सेट रहते हैं। लेकिन आप बड़ी वाली बैटरी देखिए तो उसमें आप 2 तरफ 2 खूंटी दिखाई पड़ती है, एक तरफ लिखा रहता है प्लस, दूसरी तरफ माइनस। वो इलेक्ट्रोड दोनों भाई तार ले जाएंगे तो कहाँ जोड़ेंगे, वहाँ विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आप 2 तार लाते हैं प्लस माइनस, तो उसको जोड़ना है, तो उसको जोड़ने के लिए वो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इसमें अगर आपको इलेक्ट्रिक पैदा करना है, घर पे बनाना है, प्रयोग करना है, छोटा सा प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं। कांच का ग्लास ले लीजिए या प्लास्टिक वाला ग्लास जो पानी पीने वाला, वो अगर कांच का नहीं तो प्लास्टिक वाला भी, उसमें आप नमक के घोल बना लीजिए। बनाने के बाद उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाना है आपको, चाहे किसी का इलेक्ट्रोड, इसका आपका चाहे ग्रेफाइट की छड़ ले लीजिए। ग्रेफाइट की छड़ आपने देखा होगा, ये अरे पेंसिल जो होता है उसमें जो लगा होता है ग्रेफाइट ही होता है। वो जो बैटरी होती है टॉर्च वाली, उसमें जो काला ब्लैक रंग का राड लगा होता है ग्रेफाइट ही है। तो ग्रेफाइट का छड़, चाहे एल्युमिनियम का चाहे कॉपर का, 2 इलेक्ट्रोड लगा दीजिए और एक एक तार को जैसे इस प्रकार आप बनाना है। अगर देखिए सर्किट बचा है ये तो बनाते जाइए अपना। अगर 4-5 ग्लास ले लेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और सब में आप सोडियम क्लोराइड का विलयन डाल दीजिए, इसमें बना, देख रहे हैं ना। और इसके एक तार को इससे यहाँ 2 इलेक्ट्रोड सब में लगा दीजिए इस तरीके से। एक तार को इसको इससे इसके कनेक्ट करा दीजिए, इसको इससे कनेक्ट करा दीजिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ कनेक्ट इलेक्ट्रोड में, और यहाँ से इसको ले आकर के और इसको ले आकर के एक एलईडी बल्ब लगा दीजिए। आप समझ आ रहा है, और आर लगाइए, उसमें देखिए विद्युत धारा प्रवाहित करिए, बल्ब जल्दी लगेगा आपका। तो ये इसका मतलब क्या, सोडियम क्या करता है, सोडियम क्लोराइड जब जल में घोलते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। इसमें विद्युत धारा का संचालन कौन करेगा, आयन। ये जो मुक्त आयन होते, अब यहाँ ये क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड इधर दौड़ना शुरू करेगा, प्लस वाला माइनस वाली की तरफ, माइनस वाला प्लस वाले की तरफ, बराबर ये दौड़ना शुरू करेंगे, बराबर गति करेंगे, समझे ना। तो ये विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, मुक्त आयनों के द्वारा। इनमें जो आयन जब टूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो स्वतंत्र होकर के गति करना शुरू कर देते हैं, समझे ना। तो यही कहलाते हैं आपके विद्युत अपघटनी चालक। माने अब इसकी डिफिनीशन देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में उनको गला दिया जाएगा, नमक भी गल जाए, इसके बाद देखिए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। जलीय विलयन में या गलित अवस्था में, गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति में या मुक्त आयनों के द्वारा विद्युत धारा
का संचालन करते हैं विद्युत धारा का संचालन करते हैं विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। ठीक है, माने वे पदार्थ जो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा का संचालन करेंगे वही कहलाते हैं आपका विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये जो देखो सब कुछ इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इसमें सबसे टॉपिक आपका एक पहला मिलेगा, बुक में डिटेल नहीं मिलेगा आपको, आप 11 में पढ़े पिछली कक्षा में 11th में एक आता है जो दोनों गति करेंगे तो या रासायनिक ऊर्जा से जब विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करेंगे तो उनमें कोई अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी। आगे देखिए, इसको हम आगे चल रहे हैं। अब जो अभिक्रिया होती है आपके कोर्स में भी है, आता भी है बराबर, और उसका जानना जरूरी है, क्योंकि बिना अभिक्रिया के जब पदार्थ विद्युत धारा जैसे बैटरी को चार्ज कराते हैं तो उसमें कोई रासायनिक क्रिया होगी, बिना रासायनिक क्रिया हुए वो चार्ज नहीं होगा। तो रासायनिक जो क्रिया होती है उसी क्रिया को कहते हैं रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन। उसको रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन माने रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया आपका ये है, दो शब्दों से यहां भी है, रेड और ऑक्स, आपने 11th में पढ़ा होगा। ऑक्स से ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स से रिएक्शन रिडक्शन, समझे ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या इसे ऑक्सीडेशन इसे भी कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसको आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम सब एक एक डिटेल आपको बता दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही जानना जरूरी है। बेसिक चीज़ें बिना इसके जाने नहीं जानेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पकड़ में नहीं आएगा बढ़िया, समझ रहा ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके केमिकल चेंजेज होंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे। तो अभिक्रियाएं जो होती हैं मुख्य ये दो ही होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दो प्रकार की। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको बता रहे हैं डिटेल। जो नहीं पढ़े हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे आसानी से पकड़ में आ जाएगा। इसका देखो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण दोनों को देखो साथ साथ हम बता दे रहे हैं। ये है आपका यह है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, और ये रिडक्शन, इसको कहेंगे अपचयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन माने ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण होता क्या है, दो तीन चीज याद करना है, बस 2-3 पॉइंट याद कर लेंगे, कभी परिभाषा नहीं भूलेगा। ऑक्सीडेशन का देखो पहला क्या, ऑक्सीकरण में क्या होता है, पहले तो पुस्तकों द्वारा जो दिया गया है परिभाषा, हाई स्कूल से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थोड़ा है, हाई स्कूल में बहुत डिटेल नहीं है, लेकिन 11th में आपका डिटेल है, और उसको नहीं पढ़े हैं तो घबराने की दो चीज़ है। बुक के द्वारा क्या होता है ऑक्सीकरण में, कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीडेशन है ना, तो ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन जब जान लेंगे तो देखिए ऑक्सीजन आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा है। ऑक्सीजन आपका धन विद्युतीय होता है, ऋण विद्युतीय, ऋण विद्युतीय होता है, आप पढ़े भी हैं कि ऑक्सीजन ऋण, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक अगर किसी का प्रॉब्लम हो रही है, ये धन विद्युतीय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपका करेक्टर जानने के लिए तो आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, आप बहुत से तुरंत आ जाएगा आपका। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो देखिए 2s2 2p4 हो गया,
अब इसके देखिए आउटर ऑर्बिटल में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक का नियम है कि उसको कितने स्थायित्व प्राप्त करें, स्टेबिलिटी करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से और मिल जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेने का कार्य करेगा, गेन करेगा, जब ये लेगा अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। तो इसलिए ऑक्सीजन जहां भी रहता है ऋण विद्युतीय होगा। इसीलिए कहीं भी आप देखते हैं ऑक्सीजन पर हमेशा 2-, ऑक्सीजन पर 2-। इससे आप, अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको पूरे पीरियाडिक टेबल में पता करेंगे, इसी से पता कर लेंगे कि ये तत्व ऑक्सीजन या कोई भी तत्व आवर्त सारणी में किस आवर्त में है, किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है, किस आवर्त में है, किस वर्ग में है। इससे कई जानकारियां मिलती हैं, क्योंकि इसी पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही आधारित पूरी आपकी मंडली की आवर्त सारणी तैयार हुई है। लॉन्ग फार्मा पीरियाडिक टेबल जो दिया गया है पूरी इसी से तैयार की गई है आपका। तो आपको ये जानना है, तो ये ऋण, तो ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन मान ऋण विद्युतीय हो गया। अब जैसे क्लोरीन को लेंगे तो वो भी ऋण विद्युतीय है, ये आपका Cl, ये भी आप देखते हैं कि क्लोरीन Cl आपका ऋण विद्युतीय होता है, क्योंकि क्लोरीन को आप देखेंगे तो इसके आउटर कोष में 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक इसको भी आवश्यकता है। तो ये पुस्तक के हिसाब से वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन जुड़ता है, सीधे लिख दीजिए, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन या कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व लिख सकते हैं उसमें, या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है, ये पहली डिफिनीशन। अच्छा, ये ठीक ऑक्सीडेशन का ठीक विपरीत होता है रिडक्शन। ये प्रसाद साहब, जब इसमें धन विद्युतीय जुड़ रहा है, ऋण विद्युतीय जुड़ रहा है, तो रिडक्शन में कौन जुड़ेगा? धन विद्युतीय, क्योंकि आयन 2 ही होते हैं, प्लस और माइनस। तो इसमें ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, तो इसमें क्या जुड़ेगा? धन विद्युतीय। इसमें देखिए वह पदार्थ जिसमें विद्युतीय कौन सा है आपका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है। ये तो जनरल है, बुक की है, इसको बहुत जरूरी नहीं। अगर इतना इसको नहीं कंफर्म हो पा रहा है, आपको याद नहीं पा रहा है कुछ नहीं, आप आसानी से याद करते। तो दूसरी चीज देखिए, अब यहाँ पर चूंकि आपको सब रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हो रहा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार आपको डिफिनीशन बता रहे हैं कि दूसरा इसमें ऑक्सीकरण है ना, देखिए वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन दान करता है यानी त्याग करता है, चाहे त्याग करता है कहिए, अब त्याग करेगा तो किसी को देगा ही, तो त्याग या दान करता है, दोनों चीज लिख सकते हो, त्याग या दान करता है। अच्छा, जब ये त्याग करेगा, त्याग करना माने निकालता है, और निकालेगा तो ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ठीक विपरीत एक दूसरे के चलेंगे। वह परमाणु या वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, देखिए अगर ये नहीं कंप्लीट है तो इसको याद कर लेंगे। खाली एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, एक ठो एक्सेप्ट कर रहा है, ये दे रहा है। ऑक्सीकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दान करता है, तो अब रिडक्शन क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, रिसीव करता है, ये हो गया। अच्छा, जब ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगी कि वृद्धि? कमी होगी। तीसरा पॉइंट याद कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। और जब इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। अच्छा, एक चीज और इसमें, अब आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन नंबर, संयोजकता, चाहे वैलेंसी कह दीजिए, संयोजकता कहिए, चाहे ऑक्सीकरण अवस्था। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था आपकी बढ़ती है और इसमें क्या होगी? देखिए चौथा पॉइंट में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। अभी घबराना नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर सब हम बता देंगे, बड़े आसानी से निकाल लेंगे आप, थोड़ा प्रयास करें। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि
यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में कमी ये इसमें से एक दो भी आपको मालूम है तो ऑक्सीकरण अपचयन तुरंत आप आसानी से डिफिनीशन लिख सकते हैं। आज एक एक लाइन का है कि किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया या इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, या किसी परमाणु द्वारा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है ऑक्सीकरण होता है, जिसमें या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। और यहाँ पर ठीक उसी का विपरीत जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपचयन का रिडक्शन कहलाएगा, या इलेक्ट्रॉन की अपचयन की क्रिया जब होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, ठीक है। और यहाँ या इलेक्ट्रॉन भी या ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी, ठीक है। जैसे अब देखिए एक एक ये आपका बना हुआ है, एक एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कुछ। यहां देखिए जैसे ये आपका सोडियम परमाणु है, ठीक है। अब यहां पर अगर इस पर सोडियम आयन बना दिया जाए प्लस, प्लस कैसे आया, जब कोई भी प्लस इस पर, ये परमाणु है आपका, ये आयन हो गया। आयन का मतलब क्या हो गया, परमाणु क्या किया, धनी कौन होता है, जो देता है, देने वाला धनी होता है, लेने वाला ऋणी। इसका मतलब ये धनी कब बना, जब किसी को दिया, इसके पास देने के लिए पैसा रुपया नहीं, इलेक्ट्रॉन है। एटम परमाणु के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ रुपए पैसे का लेन देन, केवल इतने जानो कि जो धनी होता है वही देता है, जो लेता है वो ऋणी होता है, समझ रहा है। तो यहाँ देने वाला इलेक्ट्रॉन है, ये दे रहा है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये धनी हो गया। तो अब ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। ये देख रहे हैं। अगर आयन भी है, जैसे देखिए यहां धनी था, पहले इसके पास 2+ आयन था, लेकिन अब यहां पर अब यहां 3+ आयन हो गया। ऑक्सीकरण संख्या में यहां देखिए, ऑक्सीकरण संख्या भी आप जान लीजिए साथ साथ, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या यही उस पर स्थित आवेश के बराबर होती है। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर कहिए चाहे वैलेंसी, इसकी वैलेंसी भी आप आसानी से बता देंगे। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वही वैलेंसी होती है। इसके ऊपर अगर एक भी आयन है, समझा ना, जैसे इसकी ऑक्सीकरण संख्या का अगर यहाँ देखा जाए, ऑक्सीडेशन नंबर ही अभी आगे और थोड़ा बता देंगे डिटेल, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, कुछ है इसके ऊपर नहीं, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो +1, ये देखिए +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि आपको लिखवाया गया है कि या तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे या उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ परमाणु है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ बढ़कर के कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ इसका था +2, यहाँ हो गया +3। अब देखो वृद्धि हो रही कि नहीं। तो ऑक्सीकरण की यही पहचान है, या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करे, इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, त्याग जब करेगा तो वो हमेशा धनायन बनाएगा। तो त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाती है। उसके या तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +2 है तो +3 है, देख रहे हैं। अब अच्छा अपचयन जो है, अब एक दो एग्जाम्पल बहुत हो गए, एग्जाम्पल तो तमाम प्रकार के हैं। आप 11वीं की किताब में थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो देखो बड़े आसान है, पकड़ में आ जाएंगे आपके। अपचयन रिडक्शन क्या होता है, ठीक इसी का विपरीत होता है। अब इसी को उलट दीजिए, देखिए ये आपका ये आपका आयन था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, हाँ। तो अब ये अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करके जब ये धन आयन है तो आप देख रहे हैं कि एक माइनस, अब प्लस माइनस आप करेंगे, +1 -1 तो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर +1 था और यहाँ पर क्या हो गया, 0। देखिए इसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी। और जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो जब कोई तत्व या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन या रिडक्शन कहलाती है, समझ रहा है। तो ये रिडक्शन आपका हो गया। और यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या में इसके क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ +1 था, +1 से 0 आ गया, समझ रहा है। तो ये क्या कहलाता है आपका, अपचयन या रिडक्शन, ठीक है।
अच्छा, ये ऑक्सीकरण चयन आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर आपको बता दिया जा रहा है। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर जानने के लिए बड़ा ही आसान है। आप क्योंकि पूरी आवर्त सारणी आप पीरियाडिक टेबल याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीरियाडिक टेबल में कुछ तत्वों के कुछ ग्रुप 2-3 बता दे रहे हैं। जैसे आपका ग्रुप है फर्स्ट ए, सेकेंड ए, 6A और 7th ए। इन 4 का अगर थोड़ा सा आप तत्वों को याद कर लेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में एकदम आसान हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ए में आपका एक ही तत्व है हाइड्रोजन, सेकेंड में क्या है, हीलियम, ये सेकेंड में हीलियम है ना, हीलियम इसमें। और थर्ड 6 में 6A अगर तत्व मान लो नहीं मालूम है, किसी तत्व का नाम मालूम है, जैसे ऑक्सीजन, तो 6 है ना, उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 है ना, तो बाहरी कक्षा में 6 ऑक्सीजन का है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे, ऐसे बोरबरी से कर दीजिए तो 2 और 6 हो गया। तो ये आपका ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये आपका 7th में। अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 7। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि। अब इनकी देखो, इनकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाती है +1। अच्छा, ये सेकंड है ना, हीलियम को छोड़ दीजिए। सेकंड हीलियम तो आपका 0 ग्रुप का हो गया। हीलियम कहाँ है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, समझ रहा, कैल्शियम है। ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखो +2 होगी सब में। अब आप ये तत्व हो गए तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या आप कुछ याद कर लीजिए, +2 अगर कोई प्रॉब्लम है तो। इनकी होगी -2 और इनमें सब में होगा -1। ठीक है, जो आपके हैलोजन है इनके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं -1, ऑक्सीजन का -2 होगा, इनके होंगे +2। समझ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा चेक करके तुरंत चेक कर लेंगे। जैसे यह मैग्नीशियम है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 12 होता है तो 2, 8, 2। देखिए बाहरी आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +2 आपकी। अच्छा, जब ये ऑक्सीकरण संख्या हो गई तो अब ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालने के लिए किसी भी तत्व का पहले तो ये जानिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। सोडियम NaCl में अगर पूछा जाए, देखो NaCl में पूछा जा रहा, अगर केवल Na का ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए तो कितना होगा, Na की ऑक्सीकरण संख्या 0। हमेशा याद रखो, किसी भी, अब ये Na किसी से जुड़ा नहीं है, अकेले है, तो मुक्त अवस्था में किसी भी एटम की, किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। मुक्त परमाणु में किसी भी की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और यही परमाणु किसी में, चाहे कोई भी परमाणु हो, उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगा, 0 होता है। लेकिन अगर कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु से जुड़ जाता है तो यौगिक बनाता है। अब यहाँ NaCl में पूछ दिया जाए, जैसे NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या देखिए क्या हो जाएगा, +1। सोडियम है आपका, उसमें +1। समझ आ रहा है। अच्छा, किसी की ऑक्सीकरण संख्या, जैसे अगर ये तो छोटे छोटे हैं, आप इसको देखकर भी जान लेंगे, आप याद कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ दे दिया जाए, थोड़ा सा हम एक तो बड़े दे रहे हैं, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पूछ दे जनरल। देखो अब यहाँ इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करते रहे, आप आसानी से पकड़ लेंगे। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +1। देखिए +1 प्लस, और 1 में कई हाइड्रोजन है, 2, तो कर दिया आपने। प्लस सल्फर की पूछा जा रहा है, जिस तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है उसका x मान लीजिए, x प्लस ऑक्सीजन देखिए -2 है आपका, तो -2 इंटू कैठो है 4 = 0 कर दीजिए, हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में बहुत प्रॉब्लम नहीं, 11th में आप पढ़े भी हैं, थोड़ा सा केयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए +2 + x - 8 = 0, तो x - 6 = 0, तो x = +6। देखिए
ये आपकी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरीके से ये बेस है आपका ऑक्सीकरण संख्या और या आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्योंकि केमिकल चेंजेस जब होते हैं तो उनमें अभिक्रियाएं होती हैं, समझ आ रहा है। तो इसको आप थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे, 11th की पुस्तक है, थोड़ा सा उसको रिपीट करेंगे, 2-4 का निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही है।